हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम वाला पूरा चैप्टर समराइज करने वाला हूं। बच्चों की रिवीजन भी हो जाएगी और जिस बच्चे को कुछ नहीं आता उसको कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा इस वीडियो को देख के। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेशनल इनकम का चैप्टर। और आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है और एग्जाम में दोनों ही आने वाले हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। तो मैं आपको मेनली बताऊंगा कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहां से आता है। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, तीन मेथड होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। भैया इन तीनों से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो बच्चे भी अलर्ट हो जाएं जो इसको हल्के में लेते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर यानी प्राइस इंडेक्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में ट्रेंडिंग है, ये भी आ रहा है। अब आपको वैसे बता दूं, देखो नॉर्मली जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है वो इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मेथड का मिक्स होकर आता है, और वैल्यू एडेड और जीडीपी डिफ्लेटर का क्वेश्चन शॉर्ट वाला ही क्वेश्चन आता है। ये ट्रेंड है, लेकिन फिर भी आपको सारे आने चाहिए। फिर बचते हैं भैया कि थ्योरी वाले कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। थ्योरी की ये लिस्ट बनाई हुई है, आपको देखने को मिल रहा है कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम मतलब फ्री की इनकम जिसके बदले कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड नहीं किया, और फैक्टर इनकम मतलब मेहनत की इनकम, कमाई हुई इनकम। जब मैंने नौकरी की है तो मेरे को सैलरी मिली है, कंपनी खोली है तो प्रॉफिट मिला है। तो जैसे सैलरी हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये कोई फ्री की इनकम नहीं है, मेहनत की इनकम है, कमाई हुई इनकम है। इन्हें बोलते हैं हम फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम फ्री की इनकम है, कोई तुम्हें गिफ्ट दे गया, कोई डोनेशन आ गई, चैरिटी आ गई, मस्त फ्री का माल आ रहा है, वो सब ट्रांसफर इनकम है। राइट, चलो जी आगे बढ़ते हैं। राजेश, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम आपको पढ़ना है, टू सेक्टर इकोनॉमी वाला। कहने का मतलब यह है कि हाउस होल्ड और फर्म के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच का रिश्ता सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कहलाता है। तो बेसिकली क्या रिलेशन होता है मैं छोटा सा आपको बताऊं। देखो जी, हाउस होल्ड फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा, फर्म इसके बदले में इसको फैक्टर इनकम प्रोवाइड कर देती है। लैंड के बदले में रेंट दे दिया, लेबर के बदले में सैलरी दे दी, है ना। और जो फर्म है ये फर्म भी हाउस होल्ड की है, तो फर्म इसको प्रॉफिट अर्न करके देती है। राइट, फिर फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज बना के देती है और हाउस होल्ड इसका बदला चुका देता है पेमेंट करके। भाई अगर हाउस होल्ड ने फर्म से माल खरीदा है तो हाउस होल्ड पेमेंट कर देगा। तो बस ये जो ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं, ये लेन देन, ये सर्कुलर फ्लो है। ओके, फिर बच्चे मिस कर जाते हैं कॉन्सेप्ट को, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो। इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स के, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं स्टॉक वेरिएबल्स या फिर स्टॉक कॉन्सेप्ट्स, एक होते हैं फ्लो वेरिएबल्स या फिर इसको बोल सकते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट्स। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों में? देखो जी, बहुत आसान डिफरेंस बताऊंगा, ऐसे मजेदारी से आपको क्रैक हो जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। चलो जी, मेरे से किसी ने पूछा तेरे फोन की वैल्यू कितनी है, मैंने बताया 10,000 रुपए। तो मेरे फोन की वैल्यू एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तुम बोलोगे अच्छा ऐसे कैसे बोल दिया। अब दूसरा सुनना, उसने पूछा भाई एक महीने में कितना कमाता है, मैंने बोला 1,00,000 रुपया। तो वो बोला दो बातें हुई हैं यहां पर। जब तुम किसी भी चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हो और वहां पर टाइम ड्यूरेशन आ जाए, जैसे कि इनकम जब भी किसी से पूछोगे आप कितनी इनकम है, वो बोल रहा है 1,00,000 रुपया, तो तुम पूछोगे कितने समय में, पूछते हो ना हमेशा कितने समय में। तो जिस चीज के लिए तुम पूछोगे कितने टाइम में अर्न करता है, वो सारी चीजें फ्लो हैं। तो इनकम अपने आप में एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। और मेरे फोन की वैल्यू 10,000 रुपए है, तो तुम ये पूछोगे कितने समय में 10,000 है। अबे 10,000 वैल्यू है, ये यही की यही रहेगी, ये स्टॉक वेरिएबल है यानी स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब इसको थोड़ा अंदर तक घुसते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया किसी ने, बताओ कितना खर्चा है तुम्हारा, तुम बोलोगे 50,000। कितने समय में, एक दिन में, 10 दिन में, कुछ तो बताओगे ना। जिसके लिए समय बताया जाता है कि कितने समय में, पर वीक, पर मंथ, ड्यूरिंग अ ईयर, ऐसे कुछ बताओगे, वो सब फ्लो कॉन्सेप्ट है। खैर मैं तो ओवरव्यू दे रहा हूं आपको यहां पर, ठीक है ना। चलो जी, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। तीनों मेथड्स में 3 से 4 पॉइंट करना याद कि क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है। तो उन सावधानियों को बोलते हैं प्रिकॉशंस इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कैलकुलेशन को एस्टिमेशन बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर दोस्तों जो 3 मेथड्स हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के, इन सभी मेथड्स में कौन कौन से स्टेप्स हैं, मतलब किस तरीके से नेशनल इनकम को इन तीनों मेथड्स के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, मैं भी आऊंगा उस पर। ठीक है, फिर लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी कॉन्सेप्ट और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, ये इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आपको एक मेन बात बताऊं दोस्त, जो यहां लिखा है ना प्रिकॉशंस, इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। मतलब आपको एग्जाम में कोई एग्जाम्पल मिलेगा और वो पूछेगा बताओ ये जो एग्जाम्पल में आइटम लिखा है ये नेशनल इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा। तो ये तो एक क्विक समरी हो गई। अब आप भी इस बात में दिलचस्पी फील करोगे कि सर ये तीनों मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है यार, ये बताओ ना, ये तो हल्के टॉपिक्स हैं। चलो दोस्तों मैं जीडीपी डिफ्लेटर पे भी आऊंगा और वो सब मेथड्स आपको बताता हूं। तो शुरुआत करते हैं अपने इनकम मेथड से। ठीक है, इनकम मेथड से शुरुआत करते हैं। तो इनकम मेथड से उस्ताद, एक सेकंड लगेगा मुझे। ठीक है, तो राज्य आ जाओ, कोई बात नहीं, छोटा सा हो जाता है। इनकम मेथड आपके सामने दिया हुआ है। जब तुम इनकम मेथड को यूज करोगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तो मेरी बात मानना, सबसे पहले आप डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना। डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट में एनडीपीएफसी बोलते हैं। डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट कर लिया ये, और इसमें आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दिया, तो जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी उसे नेशनल इनकम बोलेंगे, और नेशनल इनकम को शॉर्ट में एनएनपीएफसी बोलते हैं। कितना आसान लग रहा है ना। अरे सर 2 चीजों को ऐड करना है नेशनल इनकम आ जाएगी। अरे नहीं, मेन बसूड़ी कहां होगी, ये कैसे कैलकुलेट होती है, यानी एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करना आपको सीखना होगा। तो बेसिकली आपको बता दूं, फिर एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करना है तो 3 आइटम्स को ऐड करना पड़ेगा। पहला आइटम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसको शॉर्ट में सीओई बोल दो। दूसरा आइटम ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको शॉर्ट में ओएस बोल दो। तीसरा आइटम माइज को बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। चलो जी, ये 3 आइटम हो गए आपके पास, इन तीनों को ऐड करना है और क्या मिल जाएगा, एनडीपीएफसी। इसमें ऐड कर दोगे एनएफआई है, आपके पास आ जाएगी नेशनल इनकम। कितना आसान है ना, लेकिन पेपर आपको उलझाता है। देखो जी, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन ना हो, तो 95% केसेस में आपको 2 आइटम देखने हैं। एक गिवन होगा वेजेस एंड सैलरीज, और दूसरा एम्प्लॉयर, ध्यान रखना एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए यहां पर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, शॉर्ट में लिखा मैंने, टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इन दोनों को ऐड कर देना, सीओई मिल जाएगी तुम्हें। हाँ, कभी कभी बोनस भी हो सकता है। चलो, वैसे तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के बहुत सारे आइटम्स होते हैं, लेकिन 95% केसेस में आपको इन तीनों को ऐड करके ये मिल जाएगा। इन तीनों को तभी ऐड करना जब ये गिवन ना हो। अगर ये गिवन है तो फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है। और मैंने देखा है कि एक बुक के अंदर कॉम्पनसेशन को एमोल्यूशन लिखा हुआ है, तो आप डरना मत, ये नया शब्द हो सकता है। ठीक है जी, बच्चे पढ़ रहे हो तो भाई दिल से। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो इसको 4 चीजों को ऐड करके आप हासिल कर सकते हो। 4 आइटम कौन से हैं? एक है जी रेंट, दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है प्रॉफिट, चौथा है रॉयल्टी। इन चारों को ऐड कर देना, यानी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, आरआईपी। अच्छा, आर स्क्वायर आईपी कर दो, 2 बार आर हो गया ना, एक रेंट वाला एक रॉयल्टी वाला, आर स्क्वायर आईपी कर दो, इसको बुरा ना लगे ना, आरआईपी बेकार सा लगता है, क्या हो गया। तीसरा मिक्स्ड इनकम है, आपको ये क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको 0 मान लेना। इतना आसान हो गया। अब जरा ध्यान से सुनो, 3 आइटम्स को ऐड करूंगा मैं, 1 2 3, मेरे को मिलेगी डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में एनएफआई ऐड करूंगा मैं, मेरे को मिलेगी नेशनल इनकम, राइट। अगर क्वेश्चन में ये गिवन ना हो तो इसको 0 मान लो। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन ना हो तो उसके 4 आइटम देखो, जो जो गिवन है उसको प्लस कर लो, ठीक है। और प्रॉफिट थोड़ा सा स्पेशल है, अगर प्रॉफिट गिवन ना हो तो उसको कैलकुलेट करना दोस्तों ये वाले फॉर्मूले लगा के, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यही वाला फॉर्मूला मेनली यूज होता है, ठीक है। 99% केसेस में ये यूज होता है। अगर दिया है तो ठीक ही है, इन सबको ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। फिर अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन ना हो तो इन सबको ऐड करो, सॉर्टेड है। चलो जी, इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, इट इज सॉर्टेड। लेकिन अब आएंगे एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट होती है।
राज्य एक्सपेंडिचर मेथड से अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आपको जीडीपीएमपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या? जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी कैलकुलेट करने के बाद आप इसमें एनएफआई ऐड कर देना, एनआईटी माइनस कर देना और डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, तब तुम्हें मिल जाएगी वैल्यू नेशनल इनकम की। लेकिन मेन क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा है, यार ये जीडीपीएमपी कैसे कैलकुलेट होता है? यही सिखा रहा हूं, देखना जरा। दिस इज कॉल्ड समरी वीडियो है दोस्तों, ये रिवीजन के काम में आती है। तुम जज मत करना कि मैं पढ़ाता ऐसे हूं, समझ रहे हो ना? हाँ देखो जी, मैं जो सिखाता हूं बच्चों को जीडीपीएमपी 4 चीजों को प्लस करके आता है। अब ऐसे सीख लो, एक होता है सी, एक होता है आई, एक होता है जी, एक होता है एनएक्स। तो दोस्तों देखते हैं क्या क्या होता है। सी की फुल फॉर्म है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जनरली ये क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको जीरो मान लो। 99% केस में ऐसे ही काम करेगा। 1% केस है जिसमें ये 2 चीजों को टोटल करके आता है, एक हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन का एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगला आई, आई को बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगला गवर्नमेंट, जी का मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट होता है, इसको एनएक्स ही लिखेंगे, ऐसे लिख दो नेट एक्सपोर्ट। अब इनके बारे में बता दो, ये मैं बता चुका। अगला इसमें आओ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर ये दिया है तो ठीक है, नहीं तो जीरो मान लो इसको। ये गवर्नमेंट की गुड्स एंड सर्विस जो भी परचेज करती है गवर्नमेंट, वो सब है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो ये है ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यही लफड़े वाली चीज है, यही तुम्हारा क्वेश्चन मुश्किल करती है एक्सपेंडिचर मेथड का। लेट मी रिपीट अगेन, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है तो, ये दिया है तो ठीक है, नहीं तो जीरो मान लो। ये दिया है तो ठीक है, नहीं तो जीरो मान लो। ये दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो इसको कैलकुलेट करना। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट होगी देखते हैं भैया, क्या बात बनेगी। आपको एग्जाम के अंदर अगर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, ध्यान रखना बीच में फिक्स, इधर फिक्स नहीं था, यहां फिक्स वर्ड लिखा है, तो आप इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे। चेंज इन स्टॉक को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, यानी इसकी जगह आप उसको यूज कर सकते हो। सॉर्टेड है। अब चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है इकोनॉमिक्स में? ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके कैलकुलेट होगा। ठीक है, आगे आ जाओ जी। अगर आपको पेपर में ये नहीं दिया, आपको दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो राजे इसमें तुम डेप्रिसिएशन प्लस करो। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, यहां पुट कर देना। 2 केसेस हो गए। तीसरा केस हो सकता है भाई नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, आपको पेपर में दिया है, नेट दिया है ना जैसा यहां था, तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, और फिक्स भी दिया है ना जैसा यहां था, तो चेंज इन स्टॉक भी ऐड कर दो। अब जो वैल्यू आपके पास आएगी उन सभी को जोड़ दो, आई बन जाएगा, और आई की वैल्यू यहां लिख देना। ठीक है, अब इससे हटके एक केस हो सकता है जब आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और बिजनेस, रेजिडेंशियल, इन्वेंट्री और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये 4 आइटम दिए होंगे, तो चारों को जोड़ देना, तब भी आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। लेकिन ये वन ऑफ द रेयरेस्ट केस है। आ जाओ जी, ये आ गया जी नेट एक्सपोर्ट। अगर ये क्वेश्चन में आपको गिवन है तो ठीक है, नहीं तो नेट एक्सपोर्ट को निकालने का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट भी दिया होगा, इंपोर्ट भी दिया होगा, दोनों का डिफरेंस निकाल देना, जो वैल्यू आएगी उसको नेट एक्सपोर्ट बोल देना। अगर दोनों में से कोई एक आइटम मिसिंग है तो दूसरे को जीरो मान लेना। मान लो ये 10 है, ये नहीं दिया, तो 10 माइनस 0 10 हो गया। लेकिन दोस्त अगर क्वेश्चन में आपको नेट इंपोर्ट गिवन है, जैसे कि बहुत बार कर देते हैं, नेट इंपोर्ट मान लो 10 गिवन है, इसका मतलब नेट एक्सपोर्ट को आप -10 लेना। जितना भी नेट इंपोर्ट गिवन हो उसका निशान बदल देना, ये प्लस में है तो इसको माइनस कर देना, या माइनस में है तो इसको प्लस कर देना, आपका जीडीपीएमपी कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर वही कहानी, जीडीपीएमपी में आपको एनएफआईए जोड़ना है, एनआईटी माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। अगर अभी तक भी कोई बच्चा कंफ्यूज हो तो उसको थोड़ा बता देता हूं। एनएफआईए निकलता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड करके। अगर ये दोनों दिए हैं तो डिफरेंस निकाल के इसको निकाल दो। ये सीधा दिया होता है जनरली, लेकिन तुम्हारे साथ कभी कभी खेलता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं देता, वो देता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड।
अगर उसने 2 ओवरलोड दे दिया ना भाई, तो आपको उसका निशान बदलना पड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल नेट फैक्टर इनकम 2 ओवरलोड, उसने 20 दिया है, तो उसका निशान बदलो, 20 की जगह उसको -20 लिखो, -20 NFIA की वैल्यू हो जाएगी। अगर नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रोड आपको -20 गिवन है, तो NFIA को +20 मान लो, निशान बदलना पड़ेगा बस। चलो जी, NIT कैसे निकलता है? ये निकलता है दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। आपको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज दिए होंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। कभी कभी इनडायरेक्ट टैक्स की जगह GST लिख देता है, एप्रिसिएशन होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी लिखा होता है किसी किसी क्वेश्चन में। ये 1 से 2% क्वेश्चन है जहां लिखा होता है, नहीं तो यही लिखा मिलेगा आपको। तो ये था दोस्त एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। अब तीसरे वाला मेथड जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इधर क्या करना पड़ेगा आपको? इस मेथड में सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे GVMP, इसको ही बोलते हैं हम वैल्यू एडेड, इसको ही बोलते हैं वैल्यू एडेड। ये कैलकुलेट करोगे, और दोस्त GVMP कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन लिखा होगा। ये सीधा फॉर्मूला लगा देना, ये दिया हो ये दिया हो, दोनों का माइनस, GVMP आपके पास कैलकुलेट हो गया। इसको आप GDPMP भी मान सकते हो। लेकिन दोस्त अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन ना हो, आप इसको कैलकुलेट करोगे, एक फॉर्मूला बनेगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का, समझे? अगर सेल्स भी क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो सेल्स को कैलकुलेट करने के तरीके हैं। एक तरीका है प्राइस पर यूनिट और क्वांटिटी आपको गिवन होगी, ठीक है? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और प्राइस पर यूनिट गिवन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, सेल्स आ जाएगी, करने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा हो, तो आपको लिखा होगा डोमेस्टिक सेल्स, अपने देश में कितना माल बेच दिया आपने, प्लस विदेशों में कितना एक्सपोर्ट कर दिया, है ना, इन दोनों को ऐड कर देना, तो भी आपके पास सेल्स आ जाएगी। लेकिन इनके अलावा एक वर्ड लिखा होता है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो भी ऐड करते हैं इसमें अलग से, तब सेल्स आती है। मतलब वो दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो हटा दो उसको। चेंज इन स्टॉक वही इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है, ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके आ जाएगा। तुम बोलोगे लव सर आप तो धड़ 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 बोले जा रहे हो यार, मतलब कोई हंसी नहीं हो रहा क्लास में, मजाक नहीं हो रहा। बाबा ये वीडियो का पर्पज ही यही है, पढ़ने वाले बच्चे के लिए वीडियो बना रखी है ये, ठीक है? अब आ जाओ जी इंटरमीडिएट कॉस्ट पे। इंटरमीडिएट कॉस्ट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो सोचो ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल तुम डोमेस्टिकली भी परचेज कर सकते हो और इंपोर्ट भी कर सकते हो, है ना? तो इंपोर्ट और डोमेस्टिक परचेज को ऐड करने के बाद ये आ जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो फिर इसको अवॉइड करना। लेकिन ये नहीं दिया तो फिर सारे चक्कर करते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह सब परचेज, कुछ बिल दिया हो, बिजली पानी का बिल बहुत कम दिया होता है क्वेश्चन में, लेकिन इन सबको ऐड करके ये आ जाता है। जनरली ये हो जाता है मैनेज। बस इस बात का ध्यान रखना कि कोई परचेज ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ ट्रैक्टर जैसे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, वो इसके अंदर नहीं आएंगे, ये बात ध्यान रखनी आप। सॉर्टेड है जी मामला। चलो जी, अब थोड़े थोड़े थ्योरी के कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट है थ्योरी का, दैट इज डबल काउंटिंग। जब नेशनल इनकम की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, देश में जब नेशनल इनकम काउंट की जाती है और एक आइटम की वैल्यू कभी कभी एक से ज्यादा बार कैलकुलेट हो जाती है, तो नेशनल इनकम की वैल्यू गलत आएगी ना। जब भैया तुम नेशनल इनकम की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे और एक आइटम की वैल्यू एक से ज्यादा बार कैलकुलेट कर ली, तो नेशनल इनकम की वैल्यू गलत आएगी। तो इसलिए जब किसी आइटम की वैल्यू को आप एक से ज्यादा बार कैलकुलेट कर लेते हो, तो उसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। और डबल काउंटिंग बन जाती है एक प्रॉब्लम, क्योंकि नेशनल इनकम की वैल्यू फिर गलत आती है। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब यही है, एक आइटम को एक से ज्यादा बार कैलकुलेट करना डबल काउंटिंग, और इसकी वजह से नेशनल इनकम की वैल्यू गलत आती है, यानी ज्यादा आ जाती है, क्योंकि 2 बार कैलकुलेट हो गया, 3 बार भी हो सकता है वैसे वो, तो डबल काउंटिंग हो जाती है। लेकिन बच्चा बोलेगा सर वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने बताया ही नहीं। अरे बताया ना बाबा, ये जो GVMP निकला इसको GDPMP मान ले, और फिर जो एक्सपेंडिचर मेथड में किया था वही कर डाल, यही कर डालना, तो इसको GVMP जैसा मान ले, फिर यही सारे फॉर्मूले लगने हैं, ठीक है? ओके जी, डबल काउंटिंग पे आते हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, काउंटिंग वन आइटम मोर देन वंस इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। हाँ आसान है। प्रॉब्लम कैसे है ये? सो दिस प्रॉब्लम लीड्स टू द ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इससे नेशनल इनकम की वैल्यू ओवर एस्टिमेट हो जाती है, मतलब ज्यादा कैलकुलेट हो जाती है। इसको अवॉइड करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो आप वैल्यू एडेड मेथड को यूज करो जिसमें इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देते हैं, या फिर सिर्फ फाइनल आउटपुट की वैल्यू लिया करो
फाइनल आउटपुट की वैल्यू लिया करो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि जब डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आती है तो बेसिकली वो तभी आती है जब एक इनपुट यानी रॉ मटेरियल की वैल्यू एक से ज्यादा बार काउंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ रॉ मटेरियल को माइनस कर देते हैं, यहाँ रॉ मटेरियल को कंसिडर ही नहीं करते, ये आएगा। और दोस्त आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है कि नेशनल इनकम में क्या ऐड करना है और क्या ऐड नहीं करना, मतलब क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। आपको क्वेश्चन में एक लाइन लिखी मिलेगी, आइटम आपसे पूछेगा बताओ ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, यस या फिर नो, और फिर उसका रीजन भी दो। ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको समझना होगा कि भाई देख, कोई भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर वो होता है जो इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज करने के लिए किया जाता है, वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता। फाइनल एक्सपेंडिचर है तो फाइनल एक्सपेंडिचर ऐड होगा। चलो जी, ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट है वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट है वो नेशनल इनकम में ऐड होती है। जैसे कि मान लो यार, मैं एक छोटा सा एग्जांपल में बोल रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा आपको आंसर कैसा लिखना होगा। मान लो फैक्टर इनकम का एग्जांपल दिया हुआ है, प्रॉफिट ऐड होगा नहीं होगा, आप सीधा बोलोगे यस ऐड होगा। लेकिन क्यों ऐड होगा, रीजन भी तो दोगे, नहीं दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो राजे आपको बताना पड़ेगा प्रॉफिट ऐड होगा क्योंकि वो फैक्टर इनकम है, गिफ्ट ऐड नहीं होगा क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम है, राइट। तो ऐसे पेपर में कौन से एग्जांपल्स आएंगे, तो आपके लिए यहां पर एग्जांपल लिखे हैं, आप प्लीज अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये रे भैया एग्जांपल्स इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर के जो नहीं ऐड होते नेशनल इनकम में, प्रीवियस ईयर के हैं, एग्जाम में इनमें से ही आते हैं जनरली। ठीक है, चलो जी, ये ऐड नहीं होता। फाइनल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हैं, ये ऐड होते हैं। ओके, अगला ट्रांसफर इनकम, ये ऐड नहीं होती, ये रहे एग्जांपल। फैक्टर इनकम ये ऐड होती है, ये रहे एग्जांपल। जनरल एग्जांपल्स हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं और भाई आ भी सकते हैं दोबारा। तो बेसिकली दोस्तों, अब बोलोगे सर आपने बीच में ना जीडीपी डिफ्लेटर मिस कर दिया। मिस नहीं किया बाबा, यहां बताना था। न्यूमेरिकल आ सकता है राजे, जीडीपी डिफ्लेटर का अलग से ही कॉन्सेप्ट है। जीडीपी डिफ्लेटर होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको एग्जाम में 1 2 3 में से किसी दो की वैल्यू गिवन होगी, तीसरे की पूछेगा आपसे। मान लो नॉमिनल और रियल की वैल्यू गिवन है, जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू पूछ लेगा आपसे। और दोस्त ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ना, इसको प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आजकल भाई घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे पूछ लेगा, ये लो जी, आप जरा ढंग से देखना। आपको जीडीपी डिफ्लेटर नहीं जीएनपी डिफ्लेटर बोला है, तो इधर जीएनपी लिखा होगा। ठीक है, कभी कभी जीडीपी डिफ्लेटर नहीं इनकम डिफ्लेटर बोल देता है, तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बस जीडीपी की जगह क्या लिखा होगा, इनकम लिखा होगा। समझ रहे हो, जीडीपी की जगह क्या लिखा होगा, इनकम। फॉर्मूले में चेंज करने में कोई जरूरत नहीं है, मतलब हल्का सा ही है। अब तुम पूछोगे सर जीडीपी की लिमिटेशंस कौन सी होती है, तो जीडीपी हमारे देश में वेलफेयर का इंडिकेटर है, यस, लेकिन वो एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं है, बेस्ट इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या क्या है, तो सुनना जरा ध्यान से। एक तो वो एक्सटर्नलिटीज को इंक्लूड नहीं करता, एक वो उन चीजों को इंक्लूड कर लेता है जो हमारे देश के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट नहीं करती, जैसे दारू, सिगरेट, बीड़ी, सुट्टा, गांजा हो सकता है। या फिर जीडीपी प्यार मोहब्बत के ट्रांजैक्शंस को, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को, जो मम्मी आपको सर्विसेज देती है, सर्विसेज ऑफ फैमिली मेंबर टू ईच अदर, उसको इंक्लूड नहीं करता, लेकिन उससे हमारा वेलफेयर इफेक्ट जरूर होता है। जीडीपी ब्लैक मनी को इंक्लूड कर लेता है यार, हाँ, इनइक्वालिटी को इंक्लूड नहीं कर पाता। तो जीडीपी की लिमिटेशन है, नंबर 1 पे जीडीपी फेल्स टू इंक्लूड एक्सटर्नलिटी एंड एक्सटर्नलिटी अफेक्ट अवर वेलफेयर। नंबर 2 पे जीडीपी में राइज ड्यू टू राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स which negatively affect our welfare, जैसे दारू, सुट्टा, बीड़ी। थर्ड, जीडीपी fails to include the inequality level of distribution of GDP,
फोर्थ, जीडीपी इंक्लूड ब्लैक मनी, और 5वें नंबर पे नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को जीडीपी इंक्लूड नहीं कर पाता. जीडीपी फेल्स टू इंक्लूड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस लाइक सर्विसेज ऑफ फैमिली मेंबर्स टू ईच अदर फॉर लव अफेक्शन काइंड ऑफ थिंग, राइट. बट दीज सर्विसेज अफेक्ट अवर वेलफेयर. मम्मा ने खाना नहीं खिलाया तो तुम्हें पता है ना, दिल दुखेगा, शायद मम्मा नाराज होगी, है ना. लेकिन जीडीपी इन बातों को इंक्लूड नहीं करता, यारी दोस्ती वाली बातों को इंक्लूड नहीं करता, लेकिन लिमिटेशन है, राइट. तो अगर तुम मुझसे पूछोगे सर फिर भी ये आपने चैप्टर क्लोज कर दिया, एक बार ताबड़तोड़ बता दो कि पेपर से क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, जनरली होता क्या है, तो ये होता है, सुन लो जरा. इस चैप्टर से राज्य चश्मा पहनने दो, क्लियर कट बता देता हूं, आज बता रहा हूं, फिर तुम पेपर भी देख लेना अपना फाइनल का. क्लियर कट. एक न्यूमेरिकल वो कोई भी हो सकता है, बेसिकली इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड का होता है. मैंने तो आपको सिंपल सिंपल बताया था, लेकिन आपसे बहुत सारी चीजें पूछ सकता है वो. मैंने तो आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बताया क्योंकि रिवीजन चल रही है. वो आपसे एनएनपी, जीएनपी, एनएनडीआई कुछ भी पूछ सकता है. एनएनडीआई तो खैर नहीं पूछेगा, ठीक है. आ जाओ जी. थ्योरी के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है भाई? सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से आइटम को प्लस करना है, कौन से आइटम को प्लस नहीं करना, मतलब ऐड नहीं करना. लेकिन जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं वहां पर इसका चलन कम होता है, ठीक है. और क्या इंपॉर्टेंट है सबके लिए, चाहे कोई भी बोर्ड हो? जीडीपी की लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. डबल काउंटिंग ट्रेंडिंग है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर और फाइनल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. खैर लिखने की बात नहीं है, जो जो मैंने टॉपिक्स लिखे हुए थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और बताऊं 100% चैप्टर को कवर नहीं कराया है यहां पर आपको सिर्फ समरी बताई गई है कि क्या इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं और क्या क्या चीजें जरूरी हैं, और एक शॉर्ट में आपको बता दिया कि हाँ भाई इसको ऐसे कर लेना, आपका फायदा हो जाएगा. तो एक बार चैप्टर कंप्लीट करोगे तो इस वीडियो को देखना. अगर आपने बीच में ही इस वीडियो को देख लिया तो मुझे लगता है ये हेल्पफुल तभी होगी जब आप चैप्टर कंप्लीट करोगे, ठीक है दोस्तों. और कोई दिक्कत डाउट परेशानी आप लोगों के लिए, क्या करना चाहिए, किस चीज की डिमांड है, कमेंट सेक्शन पूरा खाली है दोस्तों. उसके अंदर आप बता सकते हो कि आपको किस चीज की डिमांड है, क्या उम्मीद है आपको कॉमर्स वाला से, है ना. उसको जो आप करोगे डिमांड उसको पूरा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे. बस ये प्यार बना रहना चाहिए, ये बॉन्ड दोस्तों बना रहना चाहिए, है ना. तो आज की क्लास में इतना ही. जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, टाटा.